हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज नाइट्रोजन फैमिली सेकंड लेक्चर अपना चल रहा है। जितना आपको पढ़ाया उतना आपने एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है ना। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उनसे भी कंप्लीट कर लिया होगा और एक एक लाइन प्रॉपर आपने देख ली होगी, ठीक है ना। कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो एक बार तो आप वापस से पढ़ने के बाद में वीडियो वापस से देखें तो आपको जो भी दिक्कत है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। या फिर उससे रिलेटेड पॉइंट जब मैंने बोला कि अपन ने उसको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ा था, अपन ने उसको क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा था, तो वहाँ पे भी आप एक बार उसको देख सकते हैं, ठीक है ना, अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न रहता है। और आज अपन स्टार्ट करने जाने बेटा डाई नाइट्रोजन, ठीक है ना। डाई नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और कई सारी चीज़ें जो है दे रखी है। डाई नाइट्रोजन के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रिपरेशन है, यूजेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाई नाइट्रोजन। यूजेस वगैरह क्या है वो अपन देखेंगे आगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो प्रिपरेशन में अपने पास है कमर्शियली बाय लिक्विफिकेशन ऑफ लिक्विफिकेशन एंड डिस्टिलेशन ऑफ एयर। कैसे क्या है इस चीज़ को समझिएगा। अपन क्या करते हैं, सबसे बढ़िया सोर्स है ना नाइट्रोजन का कौन है, एयर है। 78% तक उसके अंदर नाइट्रोजन है, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, जो भी एयर है तो एयर को पहले तो क्या कर लेते हैं, लिक्विफाई कर लेते हैं। लिक्विफाई करने पे आपको एयर जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर मिल जाएगी। कौन सी फॉर्म के अंदर मिल जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। मतलब एयर लिक्विड फॉर्म में दोनों है ना। तो एयर लिक्विड फॉर्म का मतलब हो गया, क्या मिल गया आपको बेटा, N2 लिक्विड मिल गया, O2 लिक्विड मिल गया, ठीक है। अब अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो भारी कौन है, O2 भारी है किससे, N2 से, इसलिए O2 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है किससे, N2 से। तो अब अपन क्या करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। टेम्परेचर जो है वो O2 के बॉइलिंग पॉइंट से कम और N2 के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा मेंटेन करेंगे। तो N2 जो है इस तरीके से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और अपने पास O2 जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगी। इस तरीके से आप N2 का फॉर्मेशन कर सकते हो, N2 की प्रिपरेशन कर सकते हो, N2 को ऑब्टेन कर सकते हो, है ना, कमर्शियली। मतलब लार्ज अमाउंट में N2 बनाने के लिए, सस्ती N2 बनाने के लिए, भाई कमर्शियली का मतलब सस्ती बात हो गई, जहाँ पे पैसे की बात हो गई, जहाँ पे फ़ायदे की बात हो गई। तो उसका सबसे बढ़िया सोर्स है अपने पास नाइट्रोजन और एयर को पहले लिक्विफाई करो। लिक्विफाई करने के बाद में अपन क्या कर देंगे, उनको सेपरेट कर देंगे, ठीक है ना, डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर देंगे। तो फर्स्ट अपना समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और सोडियम नाइट्राइट के मिक्सचर की बात कर रहे हैं, है ना, रिएक्शन करा रहे हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, Na+Cl- तो बना लेंगे बेटा क्या, NaCl। अब याद करो, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, दो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की मिल रही है, एक लोअर वाली एक हायर वाली, तो बीच वाला प्रोडक्ट मिलेगा। बीच वाला प्रोडक्ट जो है वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा, तो -3 और +3 आपस में मर्ज होंगे, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी बेटा, 0 आएगी, और 0 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन N2 ऑब्टेन कर सकते हैं। साथ में क्या मिल जाएगा अपन को, वाटर के मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट समझने वाली ये है कि जब अपन बात कर रहे हैं ना NH4 प्लस NO2- रिएक्शन करेंगे तो एक साइड रिएक्शन यहाँ पे साथ में चलेगी। साइड रिएक्शन में क्या होगा, इसका H+ और NO2- आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, HNO2। और HNO2 अपन ने पढ़ा था एसिड है, हाईली अनस्टेबल है, तो ये जाता है किसके अंदर, HNO3 + NO के अंदर, और NO गैस है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब NH4Cl + NaNO2 को आप मिक्स करोगे तो N2 के साथ में कुछ अमाउंट में NO गैस भी निकलेगी। इसका मतलब जो N2 निकल रही है वो प्योर नहीं है। तो क्या करें, इनको सेपरेट करना है तो N2 + NO का जो मिक्सचर है इसको पास करते हैं K2Cr2O7 एसिडिफाइड और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, है ना। तो
तो इसमें से जब पास करेंगे तो NO रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अपन ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर पढ़ा था। NO तो इतना जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट है कि टेस्ट ट्यूब से निकलती हुई NO एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ही ऑक्सीडाइज हो जाती है और बन जाता है क्या, NO2। तो यहाँ पे जो अपन को N2NO का जो मिक्सचर है, जब उसको K2Cr2O7 डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में पास करेंगे तो NO का ऑक्सीडेशन होगा और N2 गैस उड़ जाएगी। अब NO का ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है NO2, और NO2 जो है वो पानी में जाता है किसमें, HNO3 है ना, प्लस HNO2, और HNO2 वापस जाएगा किसके अंदर, याद आ रहा है, HNO2 वापस जाएगा किसके अंदर, HNO3 साथ में NO, और NO फिर फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगी। इसका मतलब नेट प्रोडक्ट अपन को क्या मिल जाएगा, HNO3। तो N2 HNO3 लिक्विड फॉर्म में मिलेगा तो वो पानी के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है ना, और साथ में डाइक्रोमेट किस में चला जाएगा, Cr+3 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन NCERT के अंदर लिखी हुई है जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं और इसको समझना बहुत जरूरी है। फिर से ढंग से सुनना, जब अपन अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन NaNO2 के साथ में करवाते हैं तो वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट तो N2 मिलता है, क्योंकि +3 और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 0 वाला प्रोडक्ट बन जाता है। पर इसमें एक साइड रिएक्शन होती है जिसके अंदर H+NO2- के साथ में रिएक्ट करके HNO3+NO बनाता है, और NO जो है वो गैस है तो N2 के साथ में हमें NO गैस भी मिलती है। तो जब अपन को N2 को प्यूरिफाई करना होता है तो उस मिक्सचर को हम एसिडिफाइड डाइक्रोमेट में से पास करते हैं, क्योंकि एसिडिफाइड डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और साथ में NO एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उन दोनों के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी और इस तरीके से N2 गैस उड़ जाएगी और NO कंज्यूम हो जाएगी किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम NCERT के अंदर छोड़ देते हैं, इसको ध्यान देना जरूरी है। डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि N2 और NO का जो मिक्सचर है उसमें से अपन को सेपरेट करना है, NO को कंज्यूम करना है, तो हम किसको यूज करेंगे, तो हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे जिसका नाम है एसिडिफाइड डाइक्रोमेट। हाँ, परमैग्नेट भी यूज कर सकते हैं और भी दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। नेक्स्ट, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए। ये दो प्रिपरेशन हो गई अपने, एक तो एयर से हो गई, दूसरी अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट वाली रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट रिएक्शन है हीटिंग ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 को हीट करेंगे। तो यहाँ पे याद करो, डाइक्रोमेट हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट पढ़ा था। डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि NH3 को ऑक्सीडाइज करेगा और NH3 ऑक्सीडाइज होके जाता है किसके अंदर बेटा, N2 के अंदर। प्रोडक्ट लिखने का तरीका बताया था, वॉल्केनिक रिएक्शन है, ऑरेंज कलर का कंपाउंड है जिसको हीट करने पे एक डायामैग्नेटिक गैस मिलती है Cr2O3, ग्रीन कलर का रेजिड्यू मिलता है और साथ में वाटर मिलता है वेपर की फॉर्म में, क्योंकि गर्म कर रहे हो तो उड़ जाएगा। इस तरीके से एक रेजिड्यू बचता है Cr2O3, N2O मिलती है, N2 के साथ में H2O मिल रहा है जो कि बताएगा कि ये नाइट्रोजन प्योर नहीं है, ये नाइट्रोजन कैसी है बेटा, इम्प्योर नाइट्रोजन है। नेक्स्ट, उसके बाद में बात करते हैं हीटिंग ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। NH4NO2, यही अभी जो अपन ने रिएक्शन लिखी थी ना 2 मिनट पहले, ठीक है ना। NH4NO2 वही -3 +3, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई बेटा, 0, और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई तो प्रोडक्ट बन गया क्या, N2, और साथ में क्या मिल जाएगा, H2O। इस तरीके से जो नाइट्रोजन मिली है वो उसके साथ में H2O मिलेगा, कोई रेजिड्यू नहीं होगा, क्योंकि गर्म कर रहे हो तो नाइट्रोजन गैस है वो भी उड़ेगी और वाटर वेपर भी उड़ जाएगी। इस तरीके से कोई रेजिड्यू नहीं मिलने वाला है, पर यहाँ पे रेजिड्यू मिलेगा Cr2O3। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो मिलेगी उसके साथ में H2O मिल रहा है, इसका मतलब ये नाइट्रोजन प्योर फॉर्म में ऑब्टेन नहीं हो रही है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट समझना, हीटिंग ऑफ एजाइड। याद होगा आपको, सोडियम एजाइड NaN3 को यूज किया जाता है किसके अंदर, एयर बैग के अंदर, कार में सेफ्टी फीचर्स में। हीट करने पे ये कौन सी गैस देते हैं, Na, और साथ में क्या देते हैं, N2 गैस है, उड़ जाएगी, सोडियम सॉलिड की फॉर्म में बचा रह जाएगा। इस तरीके से वोलेटाइल प्रोडक्ट अपने पास एक ही होगा और अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन बनाने की रिएक्शन अपन इसको बोलते हैं, जो कि अपन ने हीटिंग इफेक्ट के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है ना। जब अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन बनानी होती है तो सोडियम एजाइड को या बेरियम एजाइड को अपन हीट करते हैं,
तो अपन को सोडियम मेटल या बेरियम मेटल मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में और N2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं अपन, अच्छा मैंने बोला था ना यहाँ पे जो मेटल मिलती है, मेटल को रिएक्शन कराते हैं किससे, अमोनियम सोडियम नाइट्राइड से। ठीक है ना, सोडियम नाइट्रेट से हीट करवाएंगे तो अपने पास Na2O बनता है और साथ में N2 गैस निकलती है और N2 निकलती है, और वहाँ पे SiO2 रहता है जो कि Na2O के साथ में रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एल्कली है ना बेटा, तो और एक्सप्लोजिव रिएक्शन मतलब है ना, स्ट्रॉन्ग एल्कली है तो हार्मफुल होगा अगर गलती से बॉडी के लग भी गया, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वहाँ पे SiO2 रखते हैं और बन जाता है क्या, Na2SiO3। ढंग से सुनना, चक्कर क्या था कि NaN3 है, Na3 को हीट किया तो सोडियम मिला, नाइट्रोजन गैस मिली, बलून खुल गए, एयर बैग खुल गए। ठीक है ना, तो सोडियम मेटल तो हाईली रिएक्टिव है, अगर गलती से एयर के कांटेक्ट में आ गया तो इंसान नहीं मरता हो तो मार दे, क्योंकि ये तो जलेगा, ये तो जलेगा एयर के कांटेक्ट में आते ही। इसलिए क्या करते हैं, सोडियम के वहाँ पे सोडियम नाइट्रेट डाल के रखते हैं, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम रिएक्शन करते हैं तो Na2O और N2 गैस बनती है, तो और नाइट्रोजन गैस निकलती है वहाँ पे। फिर सोडियम ऑक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग एल्कली है तो वो हार्मफुल हो गया, बॉडी के टच हो गया तो वैसे इंसान खराब नहीं होता तो खराब हो जाए, तो उस Na2O को कंज्यूम कराने के लिए वहाँ पे क्या रखते हैं, SiO2 रखते हैं। इस तरीके से एयर बैग के अंदर अपन को N2 गैस मिल जाती है और जो अदर प्रोडक्ट है वो बॉडी के लिए अपने लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, NH3 है, NH3 का ऑक्सीडेशन कराया, जैसे मैंने कॉपर ले लिया, कॉपर ऑक्साइड ले लिया, तो कॉपर ऑक्साइड NH3 को किस में कन्वर्ट कर देगा, N2 में, कॉपर मिल जाएगा और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, मतलब वाटर निकल जाएगा। तो इस तरीके से भी अपन, या NH3 ले लिया, PbO ले लिया, PbO ले लिया तो बन गया N2, साथ में क्या मिल गया Pb, साथ में क्या मिल गया H2O। ठीक है ना, Ag2O, NH3 ले लिया, Ag2O ले लिया, तो ये सब क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है जो कि इजीली ऑक्सीजन दे देती है। तो ये जब ऑक्सीजन देगी तो वापस प्रोडक्ट क्या मिल गया, N2 Ag, और साथ में क्या मिल गया, गैस है एक्चुअली NH3, गैस की रिएक्शन Ag2O सॉलिड के साथ करा रहे हैं, पानी में नहीं करा रहे हैं, नहीं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। Ag मिल गया और साथ में क्या मिल गया, H2 मिल गया। ये जनरली वो सिल्वर मिरर वाली रिएक्शन हो गई जिसमें टेस्ट ट्यूब के ऊपर सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन हो गई नाइट्रोजन की। एक बार मैं वापस से समझा देता हूँ, लिक्विफिकेशन किया था अपन ने, फिर उसके बाद में अपन ने जो है सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट के साथ, नाइट्राइड के साथ कराई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था NO गैस निकलती है। फिर उसके बाद में हीटिंग ऑफ डाइक्रोमेट, जो कि अपन ने हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट में, ये वाली रिएक्शन भी अपन ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट में पढ़ा था। ये वाली रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी किसके अंदर, हीटिंग ऑफ एजाइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, उसके अंदर पढ़ी थी अपन ने। यहाँ पे एयर बैग मैंने एग्जांपल दिया था, कार में सेफ्टी फीचर्स में यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, और अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन बनाने की रिएक्शन हो गई है। फिर यहाँ पे बात करें तो ये तो सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन हो गई, लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड और नाइट्रोजन -3 से ऑक्सीडाइज होकर N2 में जाएगा, ये जो है रिड्यूस होकर मेटल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए फटाफट से, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इसी के साथ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन अपना कंप्लीट हो गया। आपने देखा होगा बहुत सारी रिएक्शन NCERT से रिलेटेड इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसका कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है ना, सिंपल लाइन टू लाइन पॉइंट है और ज़्यादा याद होने की करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट देखें, अपन डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़। कलरलेस गैस होती है नाइट्रोजन, जो है एयर के अंदर 78% होती है। कभी दिखता है क्या कलर एयर का, है आपके सामने अगर एयर है तो कोई कलर दिख रहा है क्या जिसके अंदर मैक्सिमम नाइट्रोजन है, नहीं दिखता ना। इसका मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन कैसी होती है, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। एयर आप घूमते हो तो स्मेल आती है क्या कोई, वो तो जब पॉल्यूटेंट होंगे तब आएगी स्मेल, नॉर्मल एयर के अंदर कोई स्मेल नहीं आती है क्योंकि नाइट्रोजन का कोई स्मेल नहीं होती, ऑर्डरलेस होती है। इसके अलावा टेस्टलेस, आप यूँ मुँह खोल के घूम लो, कोई टेस्ट आएगा क्या आपको, है नाइट्रोजन का कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस होती है, नॉन टॉक्सिक होती है। नॉन टॉक्सिक जब भी तो इंसान इजीली एयर के अंदर घूम सकता है, नहीं तो बेहोश हो जाए, मर जाए। ठीक है ना, नशे में रहे सुबह से शाम, क्यों, क्योंकि नॉन टॉक्सिक होती है, कोई रिएक्शन नहीं करती है। अरे भाई N2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो रिएक्शन कराने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। वेरी लो सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि नॉन पोलर है और इस वजह से वो वाटर के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं करती है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। उसके बाद में बात करें इनर्ट, तो इनर्ट है, बिल्कुल हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अभी बोला मैंने, हर किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करती है।
रिएक्शन विद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है और NH3 का फॉर्मेशन करती है। इस प्रोसेस का नाम होता है हेबर्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बेटा? हेबर्स प्रोसेस। पहले के टाइम पे Fe कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम प्रमोटर यूज किया जाता था। आज के टाइम पे Fe3O4 जो है वो कैटलिस्ट यूज किया जाता है, ठीक है ना। इस रिएक्शन की अगर अपन बात करें N2+H2 FeMO जो कैटलिस्ट है, NH3 बनेगा, 2NH3 बनेंगे, 3H2 आपस में रिएक्शन करके, और डेल्टा H जो है वो नेगेटिव होता है, और एंट्रोपी जो है वो डेल्टा S जो है वो एंट्रोपी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो एंट्रोपी कम हो रही है मतलब डेल्टा S क्या है? नेगेटिव है। मतलब क्या हो रहा है? प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम करने पे रिएक्शन कौन से डायरेक्ट, मतलब प्रोडक्ट साइड में प्रेशर कम हो रहा है। तो आप अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस तरफ भागेगी जहाँ पे प्रेशर कम होगा, है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं ना अपन, यहाँ 4 मोल है, यहाँ 2 मोल है, तो प्रेशर क्या हो रहा है? प्रोडक्ट साइड में कम हो रहा है। तो आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन प्रेशर के बढ़ने को अपोज करेगी। इसका मतलब क्या हो गया? रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहाँ पे प्रेशर कम हो जाए। तो ये जो रिएक्शन होती है वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की कंडीशन पर होती है, पर थोड़ा सा टेम्परेचर रखना पड़ता है क्योंकि बॉन्ड तोड़ना है N2 का, रिएक्शन को इनिशिएट करवाना है, इस वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर तो रखना पड़ेगा, ठीक है। कैटलिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस चीज़ को समझो। मैं डायरेक्ट नाइट्रोजन की रिएक्शन, नाइट्रोजन का बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन से रिएक्शन क्यों नहीं करा दूँ? भैया आप जो टेम्परेचर नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए दे रहे हो ना, उस पर तो NH3 का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, क्योंकि NH सिंगल बॉन्ड तो काफ़ी वीक होगा किसके कंपैरिजन में? N ट्रिपल बॉन्ड N के कंपैरिजन में। अगर यहाँ आप 800 किलो जूल एनर्जी दे रहे हो ना, तो ये तो 200 में ही निपटने वाला है, तो ये तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा, बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रखेंगे, पर साथ में कैटलिस्ट डाल देंगे जो कि रिएक्शन के रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट को कम कर दे, ठीक है। तो ये रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, है ना। N2 जो है वो O2 के साथ रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे तो नहीं करता, नहीं तो आप समझते ना कि एयर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बचती ही नहीं, वो पूरी की पूरी रिएक्शन कर जाती, तो हमारे को सांस लेने के लिए कुछ बचता ही नहीं, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, N2 और O2 आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। 2000 केल्विन पे रिएक्शन करके NO गैस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की ही बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। तो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन करके मेटल नाइट्राइड, जैसे लिथियम के साथ रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। अपन ने पढ़ा था ना, सोडियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है, कंपनसेट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि सारी मेटल्स जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन नहीं करती है, सेलेक्टिव मेटल्स ही नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में बात कर रहे हैं रिएक्शन विथ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है CaCN2, जिसको नाइट्रोलियम या कैल्शियम साइनामाइड भी बोलते हैं। कैल्शियम साइनामाइड जो है वो एक तरीके का फर्टिलाइजर है। बस थोड़ी सी देर में इसके फर्टिलाइजर वाली रिएक्शन आ रही है, ठीक है ना। यूरिया बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ की जाती है, कैल्शियम साइनामाइड, और साथ में कार्बन का फॉर्मेशन होता है। जहाँ पे भी यूरिया बनता है, ठीक है ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा चेम्बर होता है, चिमनी जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं, एयर अंदर की तरफ आती रहती है और कैल्शियम कार्बाइड फेंकते रहते हैं, कैल्शियम कार्बाइड फेंकते रहते हैं, ठीक है ना। मतलब कैल्शियम कार्बाइड रखा होता है और साथ में पानी फेंकते रहते हैं। तो एयर और कैल्शियम कार्बाइड आपस में रिएक्शन करते हैं, कैल्शियम साइनामाइड बनता है। पानी फेंकते जाओ मतलब इसका हाइड्रोलिसिस करवाते जाओ, तो यूरिया जो है वो नीचे की तरफ टपकता चला जाता है, ठीक है। अभी यूरिया बनाएंगे अपन, कैल्शियम साइनामाइड की रिएक्शन करवा के वाटर से यूरिया बनाएंगे। चलो कंप्लीट कर ही लेते हैं यहीं पे। C डबल बॉन्ड N, है ना, माइनस माइनस, ये कैल्शियम साइनामाइड Ca2+ और CN2 2 नेगेटिव। तो मैंने क्या बताया,
जो चिमनी होती है, चेम्बर होते हैं, उसके अंदर कैल्शियम साइनामाइड रखा होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन यहाँ से मतलब कैल्शियम कार्बाइड रखा होता है, नाइट्रोजन रिएक्शन करके कैल्शियम साइनामाइड बनता है। यहाँ से पानी फेंकते हैं तो नीचे की तरफ यूरिया टपकने लग जाता है, ठीक है ना, यूरिया के दाने जो है टपकने लगते हैं। कैसे टपकने लगते हैं इस चीज़ को समझो। ये कैल्शियम साइनामाइड है, बॉन्ड टूटा तो C पे आया +2, N पे आया -2 और N पे आया -2। जहाँ जहाँ -2 है वहाँ वहाँ H जोड़ दो, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ OH जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा, COH OH NHH NHH और यहाँ से निकाल दो वाटर निकाल दिया तो बन गया C डबल बॉन्ड O NH2 और NH2 और आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा, यूरिया। तो यूरिया बनाने की रिएक्शन हो गई। और यहाँ से अपन समझ सकते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ किया जाता है। कहीं पे अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और आपको उस नाइट्रोजन को हटाना है तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ कर सकते हो। 1000 केल्विन पे ये रिएक्शन होती है। ऐसा नहीं है कि आपने कैल्शियम कार्बाइड ला के रख दिया और आपने एटमॉस्फेयर की सारी नाइट्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब कर ली, घर में बैठ के यूरिया बनाने लग गए, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। उसके लिए कंडीशन देनी पड़ती है, प्रेशर देना पड़ता है, 1000 केल्विन जो है 1000 केल्विन जो है वो टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक। तो इसी के साथ में अपनी ये सब जो प्रॉपर्टीज थी वो कंप्लीट हुई है नाइट्रोजन की। नेक्स्ट अपन देखें, आ जाओ फटाफट से यूजेस भी कंप्लीट कर लेते हैं इसके। यूजेस की बात करें तो मेन नाइट्रोजन का जो यूज़ है वो अमोनिया बनाने में अभी अपन ने देखा, ठीक है, और अमोनिया का यूज़ किया जाता है HNO3 बनाने में, तो इंडस्ट्रियल यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा कैल्शियम साइनामाइड अपन ने बनाया था अभी, जिससे यूरिया बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो फाइंड यूज़ वेयर एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। मैंने बोला था N2 जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से। रीज़न क्या है कि नाइट्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो O2 से ज़्यादा है, इस वजह से नाइट्रोजन को आप इजीली रीयूज़ कर सकते हो इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए, पर ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, पर नाइट्रोजन को पार्टिसिपेट कराने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो इसलिए स्टील वगैरह बनाने में अपन नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, वेल्डिंग करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर एयर के डाइल्यूशन के लिए भी, मतलब ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है ना बेटा, उसके अंदर भी N2 गैस डाल सकते हैं अपन डाइल्यूट करने के लिए, पार्शियल प्रेशर को कम करने के लिए। क्योंकि क्या होगा, अगर आप 100% ऑक्सीजन दे दोगे ना किसी को तो उसकी नसें फटने की पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि 100% ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो अपन उसके अंदर नाइट्रोजन डाल देते हैं, तो अपन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है, तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गैस जैसे ही बाहर निकली प्रेशर कम हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा लिक्विड नाइट्रोजन, अब देखो नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे क्या है, गैस है, आप उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उसको रेफ्रिजरेंट की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। किसकी फॉर्म में, रेफ्रिजरेंट, और करते भी है। जो आजकल ये क्रायो सर्जरी, मतलब ये जो ऑर्गन्स को प्रिजर्व किया जाता है -150 केल्विन के ऊपर, नहीं 150 केल्विन के ऊपर, 150 केल्विन के ऊपर, माइनस तो नहीं बोलेंगे, 150 केल्विन के ऊपर, मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर है, माइनस में डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, ठीक है ना, -120 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है ना। इसके ऊपर जब ऑर्गन को प्रिजर्व किया जाता है तो उसके लिए अपन लिक्विड नाइट्रोजन का एनवायरनमेंट रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन को हाई प्रेशर पे रखते हैं तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। मतलब क्या करते हैं, जैसे आप समझ लो इस रूम के अंदर आपको किसी चीज़ को प्रिजर्व करना है तो रूम के चारों तरफ जो पाइप लगाओगे उस पाइप में लिक्विड नाइट्रोजन छोड़ के रख दो। लिक्विड नाइट्रोजन छोड़ के रखोगे तो अपने आप ही रूम का एक कूलिंग हो जाएगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। तो प्रिजर्व करने के लिए अपन लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। इसके अलावा है ना, एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ, क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी को समझना, आज के टाइम पे ये सर्जरी जो है वो ट्यूमर वाले कैंसर को सही करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अंदर क्या होता है, क्रायो सर्जरी के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन का इंजेक्शन लेते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन का इंजेक्शन, जैसे सपोज करो यहाँ ट्यूमर हो गया तो लिक्विड नाइट्रोजन का इंजेक्शन ट्यूमर के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। इससे अब लिक्विड नाइट्रोजन तो रेफ्रिजरेंट है, फ्रीजिंग एजेंट है, तो वो क्या कर देगा, उस ट्यूमर को वहीं पे फ्रीज कर देगा, उसकी
ग्रोथ को रोक देगा। अब आप उसके ऊपर दूसरी दवाई डाल सकते हो या उसको ऑपरेट करके बाहर निकाल सकते हो, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसे बोलते हैं अपन क्रायो सर्जरी। कौन सी सर्जरी बोलते हैं बेटा? क्रायो सर्जरी। ठीक है, तो इसी के साथ में अपने यूजेस खत्म हो गए। अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, तीनों कंप्लीट हो गए। फटाफट से इसको लिखिए, है ना, ये प्रॉपर्टीज लिखिए, यूरिया बनाने की रिएक्शन को लिखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम साइनामाइड कंप्लीट करिए फटाफट से। ठीक है, चलिए फिर अभी अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अमोनिया, इसको कंप्लीट करिए फटाफट। तो नोट कर लिया होगा आपने, यूरिया बनाने की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो, ठीक है ना, कैल्शियम साइनामाइड वाली, एनसीईआरटी के अंदर भी लिखी हुई है। एनसीईआरटी में भाई क्या है कि पॉइंट है ना, बड़े छोटे छोटे से पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है ना, टीचर उलझता रहे और बच्चा उलझता रहे। इसलिए क्या है कि एक एक पॉइंट को प्रॉपर पढ़ना जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। ठीक है ना, सिर्फ एक ही टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिससे आज तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बाकी लगभग सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं अमोनिया, NH3। अमोनिया का मतलब क्या है बेटा? NH3। प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, वही अपन तीन टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक प्रिपरेशन, दूसरा प्रॉपर्टीज और तीसरा क्या? यूजेस। देखें, सबसे पहले अपन प्रिपरेशन की बात करते हैं अमोनिया की। तो अमोनिया की जो प्रिपरेशन है उसमें एनी अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस। देखें, NH3 को जब अपन एसिड में डालते हैं तो NH4 प्लस बनता है, समझना। एनी अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस बनेगी कौन सी गैस? NH3 गैस। राइम हो गई ना, एनी अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस, कौन सी गैस? अमोनिया गैस। ठीक है ना, कैसे बना? सिंपल सा है, NH4 प्लस जो है बेटा इक्विलिब्रियम पे होगा किसके साथ में? NH3 प्लस H प्लस के साथ में। जैसे इसके अंदर OH माइनस डालोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि OH माइनस और H प्लस एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। और रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो एनी अमोनियम सोल्ट कोई सा भी ले लो, चाहे एनायन ऑक्सीडाइजिंग हो, चाहे एनायन नॉन ऑक्सीडाइजिंग हो, चाहे एनायन में नाइट्रोजन हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपका काम है अमोनियम सॉल्ट को देखना और बेस को देखना। अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस, अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस, अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस, कौन सी गैस? अमोनिया गैस। सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट उसके बाद में सेकेंड रिएक्शन, हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन, है ना। जैसे NH4Cl को अपन ने हीट किया था, याद आ रहा होगा। हीट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? NH3 और साथ में क्या? HCl, क्योंकि नॉन ऑक्सीडाइजिंग है तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। पर अगर ऑक्सीडाइजिंग होता जैसे कि डाइक्रोमेट, तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन N2 के अंदर हो जाता। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? NH3 और साथ में क्या है? CO2 और साथ में क्या? H2O। ये अमोनियम क्लोराइड जो है वो सस्ता होता है किसके कंपैरिजन में? सोडियम बाइकार्बोनेट के कंपैरिजन में। क्या बोला मैंने? अमोनियम क्लोराइड सस्ता होता है किसके कंपैरिजन में? सोडियम बाइकार्बोनेट के कंपैरिजन में। तो कुछ जगह क्या है आजकल, जो जैसे अपन ब्रेड वगैरह लेते हैं, नमकीन वगैरह लेते हैं, तो वो नमकीन को सॉफ्ट करने के लिए, पोरस बनाने के लिए आजकल अमोनियम क्लोराइड का यूज़ करने लग गए हैं। अमोनियम क्लोराइड डाल देते हैं, गर्म होता है तो अमोनिया गैस निकल जाती है, HCl बच जाता है, तो वो गैस निकलती है तो पोरस हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है ना, है ना। खाने में अच्छा लगता है पर नुकसानदेह होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? HCl होता है। इसलिए हर कहीं से कोई सी भी चीज़ ना खरीदे, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं थोड़ा सा यूज़ करें उसको। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं थर्ड, हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस अभी पढ़ा है बेटा, अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, N2 के अंदर पढ़ा है ना। क्या था हेबर्स प्रोसेस अपना? फटाफट बोलो। N2 की रिएक्शन 3H2 के साथ में कराई थी तो बन गया था क्या? 2NH3। ठीक है ना, जिसका डेल्टा H क्या था? नेगेटिव था और प्रेशर कम हो रहा था। इसलिए अपन ने क्या कंडीशन लिखी थी? एक तो हाई प्रेशर, है ना, और एक और क्या लिखा था अपन ने? लो या हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। ठीक है ना, ये सूटेबल कंडीशन है। और आजकल क्या यूज़ करते हैं? आयरन ऑक्साइड को अपन कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज़ करते हैं। पहले क्या यूज़ किया जाता था? आयरन यूज़ किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दें, नहीं तो गलती हो जाती है, भूल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, जिंक, जिंक प्लस जिंक ऑब्लिक एल्यूमिनियम प्लस NaOH प्लस NO2 माइनस ऑब्लिक NO3 माइनस। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है।
देखो ये और ये एम्फोटेरिक मेटल प्लस NaOH कौन सी गैस निकलेगी? नेसेंट हाइड्रोजन। मीडियम कैसा है? बेसिक। याद करो जैसे जैसे H+ बढ़ता है एसिडिक नेचर बढ़ता है ना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता है। तो OH माइनस ज़्यादा होगा तो रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होगा, और रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होगा तो नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों का ही क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा, और फुल रिडक्शन का प्रोडक्ट मिलेगा क्या? NaAlO2 या NaZnO2 Na2ZnO2। ये तो इनकी रिएक्शन हुई, साथ में मिली नेसेंट हाइड्रोजन, पर नेसेंट हाइड्रोजन इनका फुल रिडक्शन करेगी, और फुल रिडक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? अपना अमोनिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको रिएजेंट अगर पढ़ना आता है तो आप रिएक्शन कर सकते हो। जिंक एल्यूमिनियम प्लस NaOH, एम्फोटेरिक मेटल प्लस बेस नेसेंट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन होगा, मीडियम बेसिक है, फुल रिडक्शन होगा, इसलिए कौन सी गैस मिल जाएगी? अमोनिया गैस मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाए फिफ्थ। अभी मैंने आपसे वादा किया था यूरिया का हाइड्रोलिसिस बताने के लिए, यूरिया कैसे बनेगा वो सिखाने के लिए, ठीक है ना। तो यूरिया तो हो चुका अपना कंप्लीट, अब यूरिया का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। फिफ्थ यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। हाइड्रोलिसिस करवाओ तो यहाँ पे तो -3 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ +4 है, तो -3 + 3। चलो वापस से एक बार ढंग से, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया वो। यूरिया प्लस वाटर बनता है बेटा NH3, साथ में CO2, साथ में क्या? H2O। पर ये क्या है? वीक एसिड गैस है, उड़ेंगे, पर साथ में बन जाता है कुछ अमोनियम कार्बोनेट। रोक सकते हो क्या इसको बनने से? क्योंकि ये एसिड है और ये क्या है? बेस है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे दिक्कत क्या है समझना। यूरिया का हाइड्रोलिसिस करवाया अपन ने, कैसे हुआ? C डबल बॉन्ड C NH2 और डबल बॉन्ड O, कार्बन पे चार्ज आ रहा है +4, -3 तो -3 का प्रोडक्ट हो गया NH3, +4 का प्रोडक्ट हो गया CO2, और यहाँ से वापस क्या हो गया? NH3। पर इसमें एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि वापस ये रिएक्शन कर जाएगा। पर अगर मैं कैल्शियम साइनामाइड डायरेक्ट ले लेता और वाटर से रिएक्शन करवा देता, एक्सेस वाटर से, तो जो कैल्शियम के रिस्पेक्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ना, वो बनी हुई CO2 को कंज्यूम कर लेगा, CaCO3 बन जाएगा, और कौन सी गैस निकल जाएगी? अमोनिया गैस निकल जाएगी। तो इस रिएक्शन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में, अमोनिया बनाने के लिए। ये तो नेचुरल रिएक्शन हो गई, जब आप अमोनिया को फर्टिलाइज़र की फॉर्म में यूज़ करते हो तो वो अमोनिया गैस देती है। ये तो एक जनरल रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। पर अगर प्रिपरेशन करनी है अमोनिया की तो ज़्यादा बेटर रिएक्शन ये होगी, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, वो CO2 को कंज्यूम कर लेगा, और CO2 को कंज्यूम कर लेगा तो कौन सी गैस निकाल देगा? अमोनिया गैस निकाल देगा। पर यहाँ अमोनिया निकलने में दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि वहाँ पे CO2 गैस प्रेजेंट है, तो CO2 अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेगी, तो जो प्रोडक्ट का परसेंटेज है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। फिर इसमें एक लास्ट बचता है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन, देखें यहाँ पे, कंप्लीट करते हैं प्रिपरेशन को। नंबर 5, ये भी अपन ने पढ़ा था। नंबर 5, एनी मेटल नाइट्राइड प्लस वाटर। देखें Li3L की रिएक्शन वाटर से कराई तो Li पे चार्ज +1, N पे -3, तो बन गया LiOH, और साथ में कौन सी गैस? अमोनिया गैस, ठीक है। और रिएक्शन क्या हो सकती है? Mg3N2 प्लस वाटर, क्या बन जाएगा? MgOH होल ट्वाइस, साथ में कौन सी गैस? अमोनिया गैस। तो ये प्रिपरेशन हो गई किसकी? अमोनिया की, ठीक है ना। तो सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एनी अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस, ये अपन पढ़ चुके थे एसिड बेस रिएक्शन के अंदर। हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट ऑफ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन, ये अपन ने पढ़ा था किसके अंदर? हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट के अंदर। हेबर प्रोसेस अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। सारी चीज़ें रिपीट हो रही है, अपन तो रिवाइज कर रहे हैं बेसिकली रिएक्शंस को। तो इंटरेस्ट के साथ पढ़े, मज़ा आएगा, याद होती चली जाएगी। इसको कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन। तो प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है अपनी, ठीक है ना। प्रिपरेशन के बाद में आती है प्रॉपर्टीज़। देखें भाई,
प्रॉपर्टीज़ में अपने पास फिज़िकल स्टेट है, ठीक है। तो फिज़िकल स्टेट की अगर अपन बात करें, तो अपने पास में जो है अमोनिया जो है वो गैस होती है। क्या होती है बेटा? गैस, ठीक है। तो फिज़िकल स्टेट तो हो गई कौन सी? गैस, ठीक है। कलरलेस होती है, पंजेंट स्मेल होती है, एकदम से इरिटेटिंग टाइप की, ठीक है। टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा सॉल्ट बेटा? अमोनियम सॉल्ट। इसके अंदर डाला अपन ने क्या? बेस, और लेके आए रेड लिटमस पेपर, ठीक है। रेड लिटमस पेपर लेके आएंगे तो रेड लिटमस पेपर जो है वो अमोनिया गैस के साथ में रिएक्शन करके लिटमस पेपर को कैसा कर देगा? ब्लू कर देगा। तो वो प्रेजेंस शो कर रहा है किसकी प्रेजेंस शो कर रहा है? बेस की। अपन ऐसे याद रख सकते हैं B फॉर ब्लू एंड B फॉर बेस। तो जब कभी बेस होगा तो लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं बेसिक नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक नेचर ऑफ NH3। देखो NH3 जो है पानी में डालने पर बनाता है क्या बेटा? NH4 प्लस OH माइनस। तो अब क्या हो गया? ये पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और पानी में डाल के OH माइनस देगा। तो तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है तुम्हारे पास OH माइनस, एक है तुम्हारे पास NH3, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा? मेटल लिया अपन ने, मेटल कैटायन लिया, ठीक है। जब आप इसकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराओगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड का PPT आ जाएगा। किसका PPT आ जाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड का। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि NH3 क्या है? आपका बेस है तो OH माइनस देगा। तो अपन यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑल हाइड्रोक्साइड आर वाटर insoluble except अमोनियम फर्स्ट ए BaSrCa, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोक्साइड जो है इनके सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। बाकी सारे हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं बेटा? इनसॉल्युबल होते हैं। तो जैसे सपोज करो आपने कॉपर लिया, समझना, कॉपर लिया, अब अमोनिया को पानी में डाला आपने तो हाइड्रोक्साइड मिला ना, ठीक है। हाइड्रोक्साइड मिला तो वो किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है? बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, OH माइनस डोनर की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो क्या हुआ कि आपने लिया Pb2+, NH4OH डाल दिया। तो लेड का हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा? इनसॉल्युबल होता है, PPT आ जाएगा। कॉपर लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो क्या हो जाएगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड का PPT आ जाएगा, ठीक है। ये लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन पे। पर जब आपने OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो आपके पास मेजर अब क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा इन एक्सेस ऑफ NH3। तो NH3 यहाँ पे क्या होगा बेटा? लिगेंड हो जाएगा। लिगेंड का मतलब क्या हो गया? वो लुईस बेस हो जाएगा। तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। NH3 कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग किसके साथ बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं? स्ट्रॉन्ग के साथ में। तो कॉपर लिया D ब्लॉक वालों के साथ में, कॉपर लिया, 4NH4OH लिया, 4NH3 लिया, है ना, और कॉपर लिया 2NH3 लिया। डिफरेंस समझो बेटा, जब आप 4 लोगे तो NH3 एक्सेस है, 2 लोगे तो लिमिटेड है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सेस है या लिमिटेड है? सिंपल सा है, कॉपर OH कितने चाहिए? 2 चाहिए, तो 2 NH3। पर अगर 2 से ज़्यादा है तो वो एक्सेस है तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? CuNH3 होल 4 2+,
सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये इस तरीके की रिएक्शन देखने को मिलती है। तो फिर से सुनना, जब NH3 एक्सेस में होगा तो लिगेंड की तरह काम करेगा, लुईस बेस की तरह काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस होगा, तो वो किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद करेगा? स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड के साथ में। स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन से होते हैं? डी ब्लॉक वाले। स्ट्रॉन्ग के साथ वीक के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करता है, इस वजह से NH3 डी ब्लॉक वालों के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, पी ब्लॉक वालों के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। और किसके साथ नहीं बनाएगा? कुछ एक एक्सेप्शन है, उनको देखिए। एक्सेप्ट Fe, Mn, Hg, all D block hydroxides are soluble in excess NH3। याद हो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर मैंने इस चीज को एप्लीकेशन में पढ़ाया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर के FeMnHg जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं अमोनिया के साथ में, बाकी सबके सब अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जबकि वो होना चाहिए किसका? डी ब्लॉक का। पी ब्लॉक वाले अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि पी ब्लॉक वालों की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी कम होती है, और कम होती है इस वजह से वो वीक लुईस एसिड होते हैं, और स्ट्रॉन्ग लुईस बेस के साथ में वो रिएक्शन करना पसंद नहीं करते हैं, स्ट्रॉन्ग के साथ और वीक के साथ। चलिए एक रिएक्शन और इसके अंदर देखते हैं, बेसिक नेचर वाली। NH3 जो है वो HCl से रिएक्शन करता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है टेस्ट ट्यूब से निकलती हुई। क्या बोला मैंने? टेस्ट ट्यूब ले ली, और इसमें क्या था अपने पास? NH3 है ना, और HCl से भीगी हुई ग्लास रोड, HCl से भीगी हुई ग्लास रोड लेके आएंगे। NH3 तो मिलेगा नहीं ना बेटा, NH3 तो किस फॉर्म में मिलेगा? NH4Cl की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन होगा या NH4 आयन होगा, इसके अंदर अपन डालेंगे बेस डालेंगे तो अमोनिया गैस निकलेगी। अमोनिया गैस जो है वो HCl के साथ रिएक्शन करेगी और वाइट कलर के फ्यूम्स बनने लगेंगे। वो वाइट कलर के फ्यूम्स किसके होंगे? NH4Cl के होंगे। ढंग से सुनना वापस से, टेस्ट ट्यूब से निकलती हुई अमोनिया गैस की रिएक्शन HCl से भीगी हुई छड़ पर, रोड पर करवाते हैं, लेके आते हैं टेस्ट ट्यूब के ऊपर ग्लास रोड जो भीगी हुई है किसके अंदर? HCl में लेके आते हैं, तो वाइट फ्यूम्स नजर आते हैं किसके? अमोनियम क्लोराइड के। इससे ये पता चलता है कि अमोनिया गैस जो होती है वो बेसिक नेचर की होती है, जो कि HCl के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट करो फटाफट से। इसके बाद में अपना आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनिया गैस। दो सिंपल से कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं। एक तो लिटमस टेस्ट डिस्कस करते हैं, वो अपन ने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अपन रिएक्शन डिस्कस करेंगे किसके साथ में? रिएक्शन डिस्कस करेंगे अपन HCl के साथ में और नेस्लर्स रिएजेंट के साथ में, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए फटाफट से, फिर अपन लिखते हैं इसको। चलिए, तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनिया। एक तो अपन ने लिटमस टेस्ट लगा लिया, HCl के साथ अभी जस्ट अपन ने रिएक्शन पढ़ी। एक इंपॉर्टेंट टेस्ट इसके अंदर जो आता है बेटा वो है अपना नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट। कौन सा टेस्ट? नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट। बहुत सिंपल सा टेस्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है नेस्लर्स रिएजेंट है क्या? नेस्लर्स रिएजेंट है आपका K2HgI4। इतना सा नहीं है, साथ में क्या होगा? OH-। मीडियम का बेसिक होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है अभी समझाऊंगा। तो इसको बोलते हैं, सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा नेस्लर रिएजेंट है, तो K2HgI4 प्लस OH- को हम नेस्लर्स रिएजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें अपन नेस्लर्स रिएजेंट के बाद में रिएक्शन क्या है, अमोनियम सॉल्ट के आइडेंटिफिकेशन में अपन यूज कर रहे हैं। देखो K2HgI4 लिया और साथ में क्या लिया? OH- बनता है, देखना HgO.HgNH2I, ठीक है। HgO.HgNH2I जिसका नाम है आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस, और ये है ब्राउन PPT। कौन सा PPT है बेटा? ब्राउन PPT है, ठीक है। तो रिएक्शन समझें क्यों बेस की जरूरत है। देखो HgI4 2 नेगेटिव इक्विलिब्रियम पे होगा किसके साथ में? Hg2+ और I- के साथ में, ठीक है। हम यहाँ रिएक्शन करा रहे हैं किसकी? Hg2+ की अमोनिया के साथ में। इंपॉर्टेंट टेस्ट है ना, Hg2+ की रिएक्शन अमोनिया के साथ में। आप प्रोडक्ट देखोगे तो प्रोडक्ट देख के पता चल रहा है कि Hg और अमोनिया के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, पर ये केटायन आपस में रिएक्शन करेंगे क्या?
नहीं कर सकते ना, इसलिए मीडियम को क्या रखना जरूरी है, बेसिक रखना जरूरी है। बेसिक रखेंगे तो बनेगा क्या, Hg2+ और साथ में क्या, NH3। इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो खींचेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा, और बॉन्ड को तोड़ के क्या बना देगा, Hg2+, NH2-, क्योंकि यहाँ से एक H+ निकल चुका है, और बचा क्या, I-। तो एक प्रोडक्ट तो नज़र आ रहा होगा आपको, HgNH2I। दूसरा प्रोडक्ट क्या है, Hg2+ लिया, OH- लिया, और दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, ये इसको पोलराइज करेगा। वही पोलराइजिंग पावर क्या है बेटा, ज़्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो H+ निकलेगा और बन जाएगा क्या, HgO। तो ओवरऑल प्रोडक्ट HgO.HgNH2I बनता है, जिसका नाम है आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस, जिसको ब्राउन PPT बोलते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, कांच की प्लेट लेते हैं, K2HgI4 डालते हैं, OH- डालते हैं और अमोनियम सॉल्ट डालते हैं, थोड़ी देर मिक्स करते हैं, अपने आप ब्राउन PPT देखने को मिलता है, जिसका नाम है आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें जो बेसिक बात पूछी जाती है, नेस्लर रिएजेंट कौन, आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस कौन से कलर का PPT, बस 3 पॉइंट पूछे जाते हैं। इसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहा है, फिर भी रिएक्शन को मैकेनिज्म से बताना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर देता है स्टूडेंट का, कि हाँ भाई रिएक्शन क्यों हुई ये हमें पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में बात आती है यूजेस की, लास्ट पॉइंट है इसके अंदर। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। देखें यहाँ पे, अमोनिया इज यूज टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। कई सारे अमोनिया के जो फर्टिलाइजर है वो बनाने में यूज़ किया जाता है। एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज नाइट्रिक एसिड, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बनाएंगे ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के अंदर। लिक्विड अमोनिया इज ऑल्सो यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। भैया जितनी भी गैसेज है ना, उन सबको लिक्विफाई कर दो, टेम्परेचर कम हो जाएगा, रेफ्रिजरेंट की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो लिक्विड अमोनिया भी क्या होता है, रेफ्रिजरेंट होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िए, बहुत सारी आज रिएक्शन पढ़ाई गई है, और इन रिएक्शंस को कंप्लीट करिए, लिखिए, हर एक रिएक्शन के पीछे रीज़न लगाइए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मज़ा आएगा पढ़ने में, और क्वेश्चंस करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।